नमस्कार साथियों, मैं अर्चना आप सभी का जज अकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा देखिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहने वाला है। क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति। देखिए जब से हमारी इंडिया में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये लागू हुई है यानी नई शिक्षा नीति जब से प्रारंभ हुई है, तभी से हमारा ये मेन मुद्दा बना हुआ है कि हर एग्जाम में ये करंट के क्वेश्चन इससे बनते हैं। देखिए अब तो ये हमारी जो नई शिक्षा नीति है 2020 यानी 2020 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन जो भी आगामी एग्जाम चल रहे हैं हमारे, फिलहाल तो जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और जो भी आगे आने वाले आगामी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, उससे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन रहे हैं और जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उससे जो भी यानी फायदा है बच्चों को, वो भी और अच्छे ढंग से उसमें दिखाया गया है। यानी छात्रों को क्या क्या सुविधाएं हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी से और किस तरह से वो इस नई शिक्षा नीति को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस क्लास से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे और हम लोग बेसिक से एकदम प्रारंभ से सीखेंगे कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें क्या क्या फायदा होंगे, स्टूडेंट्स को क्या क्या उनसे लाभ होगा और जो भी परीक्षाएं करवाती है हमारी किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी टेंडर लेती है, उसने इस नई शिक्षा नीति को किस प्रकार से एब्जॉर्ब किया है और देखेंगे कि इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या सुधार होने थे जो नहीं हुए, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्लास प्रारंभ करेंगे, बेसिक से जानेंगे कि नई शिक्षा नीति ये कब कब लागू हुई थी। तो सभी लोग पहले तो एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि जो भी लोग हैं इस क्लास को अच्छे से पढ़ पाएं और जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके बारे में अच्छे से समझ पाएं कि ये क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले प्रारंभ करते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है ये कब कब प्रारंभ हुई है? तो फर्स्ट बार 1968 यानी 1968 में इसमें थोड़ा सुधार हुआ था। उसके बाद दोबारा इसमें पुनः प्रयास किए गए नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए, तो दोबारा इसमें फिर थोड़ा डेवलप हुआ। तो कब हुआ था? 1986 यानी 1986 में ये नई शिक्षा नीति दोबारा अच्छे स्तर पर लाने का प्रयास किया गया था। लेकिन इन दोनों प्रयासों में जो नई शिक्षा नीति है पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई थी और ये दोबारा कब लागू हुई? तो 2020 यानी 2020 में नई शिक्षा नीति प्रारंभ कर दी गई थी। देखिए ये पूर्ण रूप से प्रारंभ नहीं हुई थी लेकिन लागू कर दी गई थी और बीच में जो हमारा कोविड-19 काल रहा है इसके कारण से ये पूर्ण रूप से प्रारंभ नहीं हो पाई थी और 2022 में ये पूर्ण रूप से लागू हो चुकी है। ठीक है, तो कब लागू हुई? 2022 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूर्ण रूप से प्रारंभ कर दी गई है। तो हम लोग अब जो शिक्षा ग्रहण होगी वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से सभी छात्र ग्रहण करेंगे। ठीक है, अब जो भी किसी भी बच्चे का अगर एडमिशन दिलाने जाएंगे उसको, तो फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसका एडमिशन होगा यानी जो जो विशेषताएं उसमें रखी गई होंगी, जो जो रूल्स रखे गए होंगे वो सारे उसमें रखे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी पहले तो आप डेट नोट कीजिए। कौन सी? पहले प्रारंभ हुई थी 1968 यानी 1968 में ये प्रारंभ की गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से शिक्षा में संशोधन नहीं हो पाया था, सुधार नहीं हो पाया था। उसके बाद दोबारा कब प्रयास किए गए पुनः? तो 1986 में। कब? 1986 में दोबारा प्रयास किए गए थे शिक्षा में सुधार लाने के लिए। थोड़ा बहुत सुधार हुआ, हालांकि पूर्ण रूप से सुधार नहीं हो पाया था। तो देखिए दो बार प्रयास किए गए। तीसरी बार प्रयास कब किया गया नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए? तो 2020 में। कब? 2020 में। यहाँ पर देखिए पहले तो 1986 में प्रारंभ किया गया, फिर थोड़ा सा संशोधन और किया गया था। कब? 1992 में यानी 1992 ईस्वी में प्रयास किया गया, फिर भी उतना प्रयास नहीं हो पाया जितना हमारा 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से शिक्षा में यानी एजुकेशन में डेवलप हुआ है।
ठीक है। तो देखिए आपने इसकी डेट जान ली है, कब कब इसमें सुधार हुआ था। 1968 में पहले सुधार हुआ, दोबारा से फिर प्रयास किया गया 1986 में, फिर थोड़ा संशोधन किया गया था 1992 में। उसके बाद जो आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू है वो कब की गई थी, 2020 में, यानी 2020 में। समझ में आया आपको पॉइंट? ठीक है। अब देखिए जो ये नई शिक्षा नीति लागू की गई थी, तो इसमें जो रिपोर्ट तैयार की गई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आएगा। जब ये 2020 में शिक्षा नीति लागू की गई थी तो कस्तूरी रंजन, कौन थे, कस्तूरी रंजन, इनकी अध्यक्षता में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की रिपोर्ट जारी की गई थी, यानी इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई। और देखिए ग्राम स्तर से लेकर पंचायती स्तर तक सभी ने इस संस्था में भाग लिया था, यानी इस रिपोर्ट को सराहना दी थी, इसमें अपना सहयोग दिया था। आज तक की हमारी इंडिया में सबसे बड़ी संस्था यही रही कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, यानी ग्रामीण स्तर से लेकर पंचायती स्तर तक सभी ने इस रिपोर्ट में अपना योगदान दिया था। ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, कस्तूरी रंजन, कस्तूरी रंजन। और देखिए जो कस्तूरी रंजन ये व्यक्ति हैं, ये इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं। क्या है, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक। इसरो तो आप सभी को पता होगा, ये एक संस्था है, तो इसके पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से हमसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये किया जाएगा हमसे कि 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसकी रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में की गई थी। तो कौन है, कस्तूरी रंजन, इसकी रिपोर्ट इनकी अध्यक्षता में प्रस्तुत की गई थी। और कस्तूरी रंजन ये इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं। समझ में आया आपको यहाँ तक। अब देखिए इसमें आपने डेट भी जान ली कि कब कब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी, कब कब शिक्षा में सुधार प्रारंभ किए गए थे। और अंतिम समय में यानी 2020 में जो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही है वो प्रारंभ की गई थी, 2020 में ये लाई गई थी। और कोविड-19 के कारण ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई थी, और 2022 में ये पूर्ण रूप से लागू हो चुकी है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसमें आगे चलिए, एक मंत्रालय था, उसका नाम क्या था, MHRD। इस संस्था के अधीन ही शिक्षा मंत्रालय काम करता था, यानी जो एजुकेशन मंत्रालय था वो किसके अधीन था, MHRD। तो देखिए पहले ये संस्था थी शिक्षा मंत्रालय की, उसके बाद जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो उसने MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया, उसका नाम बदल कर दिया शिक्षा मंत्रालय, यानी NEP। NEP का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। NEP का क्या नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। ये नई शिक्षा नीति का पूर्ण नाम हो गया। तो देखिए MHRD ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसका नया नाम दिया शिक्षा नीति को, नई शिक्षा नीति को। तो यहाँ पर लोग पॉइंट बनाएंगे कि MHRD ने, MHRD, पहले तो आप सभी लोग इसका फुल फॉर्म नोट कीजिए क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है फुल फॉर्म को लेकर। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ, क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च, क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट, क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब देखिए इसके अधीन क्या था, शिक्षा मंत्रालय। तो इसने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल दिया और क्या कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो MHRD था इसके स्थान पर कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। अब देखिए जब यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया तो
तो हम लोग ये भी जानेंगे कि इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षा मंत्रालय को, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये इस संस्था ने इसका नाम कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक नियम लागू हुआ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, पहले क्या था 10+2, इसको बदल कर क्या कर दिया गया 5+3+4, क्या कर दिया गया 5+3+3+4, ये 10+2 के स्थान पर बदलकर नई शिक्षा नीति में ये नियम लागू कर दिया गया। अब देखिए हमें समझना कहाँ पर है कि जो 10+2 था इसके स्थान पर जो 5+3+3+4 कर दिया गया, इसका अर्थ क्या है। 10+2 तो सभी लोग हम जानते हैं कि 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 से लेकर हाई स्कूल तक, और हाई स्कूल के बाद जो फर्स्ट ईयर और 12th हमारा होता है यानी इंटर तक, ये पहले शिक्षा नीति यानी ये नियम सबको पता था। लेकिन जो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रारंभ हुआ 5+3+3+4, समझना इसको है हमें बेसिक से कि इसमें जो 5+3+3+4 दिया गया है, इसके रूल किस नियम के अनुसार बनाए गए, इसमें हम लोग शिक्षा किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट अच्छे से समझना है, तो इसमें आप पहले ये नोट कीजिए 5+3+3+4, 10+2 के स्थान पर क्या कर दिया गया है 5+3+3+4, ये कर दिया गया है 10+2 के स्थान पर। तो इसमें नोट करेंगे 10+2, इसके स्थान पर क्या कर दिया गया है, इसके स्थान पर लाया गया है 5+3+3+4, ये नीति लागू की गई है, ठीक है, ये रूल लागू किए गए हैं। पहले देखिए क्या होता था, जब आप स्कूल में एडमिशन यानी कोई छोटा बच्चा है जब स्कूल में एडमिशन लेने जाता था तो उससे क्या करवाया जाता था कि बच्चा 5 साल का हो चुका है, और वो देखिए स्कूल में क्या होता था कान पकड़वाया जाता था, किस प्रकार से, इस प्रकार से। तो छोटे होते थे जब बच्चे एडमिशन के लिए जाते थे, इस प्रकार से कान नहीं पकड़ा जाता था, तो इस प्रकार से पकड़ लेते थे, कहते थे अब हमारा एडमिशन कीजिए, हमने कान पकड़ लिया। तो देखिए ऐसा होता था कि 5 साल का जब बच्चा हो जाता था तभी उसका एडमिशन लिया जाता था। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें ऐसा नहीं है, बच्चे को 5 साल जब होंगे जब वो स्कूल जाने लगेगा, यही इस नियम में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर था जब बच्चा फर्स्ट से लेकर 5 ईयर यानी 5 साल का हो जाता था तब वो स्कूल जाना प्रारंभ करता था। अब बच्चा जब यहाँ 5 साल का हो चुका है और 10 यानी हाई स्कूल 1 से लेकर 10 तक जब वो पढ़ेगा तो 10 साल का यानी 15 साल का हो जाएगा, और जब 12th करता था तो 17 साल का हो चुका होता था, ठीक है। तो 17 साल में वो 12th पास करता था। अब लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारा नई शिक्षा नीति में नियम लागू किया गया है उसमें बच्चा 3 साल से यानी जब छोटा बच्चा होगा 3 साल का हो जाएगा तो उसको स्कूल जाना प्रारंभ करवा दिया जाएगा, यानी बच्चा 3 साल का हो गया, अब आप उसको स्कूल भेजेंगे। 3 साल का बच्चा स्कूल जाएगा तो उसके लिए यहाँ से नियम लागू हो जाएंगे, 3 साल से स्टार्ट करवा दिया जाएगा उसका स्कूल। और देखिए 5+3 8 +3 11 और 5 4 15, यानी बच्चा 3 साल में तो स्कूल जाना प्रारंभ करेगा। और नई शिक्षा नीति में यानी गवर्नमेंट के पास यानी कितने साल तक रहेगा 15 साल तक, तो 3 और 15 यानी अब कुल टोटल 18 साल का होगा तब उसका इंटर कंप्लीट हो पाएगा यानी 12 कंप्लीट हो पाएगा। पहले कितने साल में होता था 17 साल में, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 18 साल में उसका 12 कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें पहले तो समझना ये है कि इसमें 1 साल कहाँ ज़्यादा लग गया, ये हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। तो इसमें पहले देखिए जो
5 ईयर है यानी 5 साल हैं, ये कहाँ पर कंप्लीट होंगे। अब देखिए इसमें समझिए, पहले तो हमारा ये कौन सा ईयर हम लोग देखेंगे, 5 ईयर, यानी जब 3 साल से तो स्टार्ट किया, पहला हमारा क्या है 5 ईयर, तो 5 ईयर इसमें कौन सी स्टेज होगी बच्चे की, तो इसमें स्टेज होगी फाउंडेशन स्टेज। कौन सी होगी, फाउंडेशन स्टेज, फाउंडेशन स्टेज, फाउंडेशन स्टेज ये फर्स्ट स्टेज होगी जब बच्चा इसमें प्रारंभ करेगा। 3 साल का बच्चा हो चुका है और उसको स्कूल जाना प्रारंभ हो गया है उसका, ठीक है। अब देखिए 5 साल वो किस प्रकार से स्कूल में यानी किस किस क्लास में जाएगा। तो पहले तो देखिए इसमें फाउंडेशन स्टेज में इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा बच्चे का, क्या होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा बच्चे का। 3 साल तक जब वो बच्चा 3 साल का हो गया और 3 साल तक उसमें प्ले यानी खेलेगा बच्चा, सिर्फ क्या करेगा, खेलने जाएगा। जिस प्रकार से छोटा बच्चा होता है 3 साल पर अपने घर पर खेलता है, तो सरकार ने क्या नियम बनाया कि 3 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो आप उसको स्कूल भेजेंगे और स्कूल में भी वो उस तरह से खेलेगा जिस प्रकार वो घर पर खेलता है। लेकिन कुछ नियम लागू होंगे, घर पर बच्चा खिलौनों से खेलता है लेकिन उस वहाँ पर स्कूल में क्या होगा, बच्चा शिक्षा के जो खिलौने होते हैं, शिक्षा का माध्यम, आपने देखा होगा बहुत से खिलौने इस प्रकार के होते हैं, यहाँ पर उसमें मोती पड़े होते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से। अब ये है तो खिलौना ही एक, लेकिन ये किस प्रकार का खिलौना हो गया, इसमें बच्चा खेलेगा भी और सीखेगा भी। तो देखिए सीखेगा किस प्रकार से, इनको वो काउंट करेगा, यहाँ पर क्या होगा, काउंट करेगा। जब काउंट करेगा तो थोड़ा उसका माइंड डेवलप होगा, खेल तो रहा ही है बच्चा, साथ में अपना माइंड भी डेवलप कर रहा है और पढ़ने का प्रयास भी करेगा थोड़ा बहुत। इसलिए गवर्नमेंट ने 3 साल के बच्चों को स्कूल जाना प्रारंभ करवाया इस शिक्षा नीति में। तो यहाँ पर नोट करेंगे हम लोग क्या, कि यहाँ पर जो छोटा बच्चा होगा 3 साल में जाना प्रारंभ करेगा और इसमें उसका नो एग्जाम यानी कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं होगा। और 3 साल इसमें दिए गए यानी टोटल उसे 3 साल यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ खेलना है, क्या करना है, 3 साल सिर्फ खेलना है उसको। अब देखिए इसमें 3 साल सिर्फ खेलना है तो किस प्रकार से, पहले तो उसमें देखिए 1 साल तक उसे किस क्लास में रखा जाएगा, प्राइमरी यानी बिल्कुल जो लो लेवल का क्लास होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायिका, जिसमें शिक्षाएं देती हैं महिलाएं, जो सहायिका होती है उसमें शिक्षाएं देती हैं, तो उस क्लास में उसको रखा जाएगा, पहली क्लास में और दूसरी क्लास में। 3 साल तक तो उसको खेलने दिया जाएगा, नो एग्जाम होगा उसका। 3 साल के बाद वो किस में जाएगा, फर्स्ट क्लास में जाएगा और सेकेंड क्लास में जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल हो गई 5 साल है। 3 साल तक वो प्राइमरी यानी लो क्लास में रहेगा, उसके बाद उसे फर्स्ट क्लास में और उसके बाद सेकेंड क्लास में जाएगा। समझ में आया ये इतना पॉइंट। तो ये हो गई टोटल कुल कितनी हो गई, 5 सालें हो गई, ठीक है, 5 साल हो गई। अब यहाँ पर बच्चे का कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ बच्चा 3 साल तक उसमें जिस प्रकार से छोटे बच्चे घर में खेलते हैं। देखिए पहले और बात तो हमारा ये कि जो बच्चा होता है वो जब स्टार्टिंग में स्कूल जाना सीखता है, प्रारंभ में आपने देखा होगा कि बच्चा बहुत स्कूल से बहुत इरिटेट होता है, यानी उसको स्कूल जाने में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, बच्चा स्कूल जाने से डरता है, क्योंकि जो टीचर होते हैं जब प्रारंभ में सिखाते हैं, देखिए बहुत से टीचर ऐसे होते हैं बच्चों को तुरंत डांट देते हैं, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, उन्हें अच्छे से समझाना चाहिए। तो बहुत से बच्चे इस वजह से डर जाते हैं कि स्कूल में डांटा जाएगा या तो थोड़ा बहुत पीटा भी जाता है, तो ऐसा नहीं है। छोटा बच्चा होता है वो स्कूल से जाना किस लिए नहीं चाहता, यानी स्कूल में जाना किस लिए नहीं चाहता। देखिए एक बार क्या था, एक बच्चा था अपने पिताजी के साथ जा रहा था,
तो दूसरा आदमी एक उसी रास्ते से निकला, तो वो क्या ले जा रहा था, बकरा हाथ में लिए जा रहा था, उसको तेज से खींच रहा था, और जो बकरा था वो पीछे साइड अपना हिस्सा खींच रहा था, यानी वो जाने के लिए तैयार नहीं था और वो उसको जबरदस्ती खींचे हुए ले जा रहा था। तो उस बच्चे ने देखा कि पिताजी इसको ये कहाँ ले जा रहे हैं। तो उसके पिता ने जवाब दिया कि बेटा ये वो लोग हैं जो बकरे को काटेंगे जाकर। तो बोला ओ हो, हमने तो ये समझा कि हमें लगता है ये बकरे को स्कूल ले जा रहे हैं। तो देखिए बच्चे के दिमाग में किस प्रकार की इमेज बैठी हुई है कि स्कूल, उसको मरने से ज्यादा स्कूल से डर लगता है। तो ऐसा नहीं है, देखिए बच्चों को नफरत होती है थोड़ी, इसलिए उसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये रूल किया गया कि 3 साल से आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। स्कूल 3 साल से भेजना प्रारंभ कीजिए। जिस प्रकार से आप अपने बच्चों को घर में खेलने देते हैं उसी प्रकार से हम उसे स्कूल में खिलौनों के माध्यम से खिलाएंगे, उनको अन्य खेल भी खिलाए जाएंगे, और जिस प्रकार से कपड़े गंदे घर पे करते हैं उसी प्रकार खेल खेल में वहां पर भी वो सीखने का प्रयास करेंगे। तो 3 साल तो उनके यहाँ पर हो गए। फिर 3 साल के बाद उनको फर्स्ट क्लास में भेजा जाएगा और उसके बाद सेकेंड क्लास में। तो ये हो गई उनकी फर्स्ट स्टेप, यानी ये 5 सालें कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब बच्चा कितने साल का हो गया, 8 साल का हो गया, यानी 3 साल में स्कूल जाना प्रारंभ किया उसने और 3 साल तक वो केजी क्लास में रहा। उसके बाद वो फर्स्ट में आया और फर्स्ट के बाद सेकेंड में आया, यानी उसने अब दूसरी क्लास कंप्लीट कर ली है। इसमें बच्चे का कोई एग्जाम नहीं होगा, यानी नो एग्जाम, सिर्फ बच्चा खेल के माध्यम से सीखेगा इसमें। और जब वो फर्स्ट सेकेंड में आएगा वहां पर भी वो बेसिक लेवल से सीखना प्रारंभ ही करेगा। अब आइए हम लोग इसमें देखेंगे, फर्स्ट स्टेप है हमारी 3, यानी जो 3 सालें हैं, 5 सालें यहाँ पर कंप्लीट हो गई, अब 3 सालें हैं, इसमें क्या क्या रूल बनेंगे। तो देखिए इसको पहले नोट कीजिए, कितनी सालें कंप्लीट हो गई। अब देखिए जो दूसरी स्टेप आएगी इसमें बच्चा किस क्लास में जाएगा और कौन कौन से नियम फॉलो होंगे। तो दूसरी स्टेज है, इसमें क्या है, प्रेपरेटरी स्टेज। इसको क्या बोलते हैं, प्रेपरेटरी स्टेज। ये वाली स्टेज अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो प्रेपरेटरी स्टेज है इसमें कुल कितने साल तक बच्चा रहेगा, 3 साल तक बच्चा रहेगा। कितने साल तक रहेगा, 3 ईयर, यानी 3 साल तक बच्चा रहेगा। अब देखिए इसमें नियम किस प्रकार से बनेंगे, इसमें एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जो पहले था 5 साल का रूल, वो क्या था कि बच्चा स्कूल जाएगा, इसका नो एग्जाम, यानी कोई एग्जाम नहीं होगा। जब थर्ड स्टेप आएगी, यानी सेकंड में जो 3 साल तक बच्चा रहेगा, सेकंड क्लास कंप्लीट हो चुकी होगी उसकी, जब थर्ड में आएगा तो उसका क्या होगा, एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी एग्जाम है, नॉर्मल एग्जाम स्टार्ट करवा दिए जाएंगे उसके। अब देखिए क्लास 3 से लेकर 5 तक, वहां 2 कंप्लीट हो गई थी, अब 2 कंप्लीट हो गई, तो 3 से लेकर 5, यानी तीसरी क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक इस स्टेज में बच्चे की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 3 साल से लेकर, यहाँ पर साल यानी बच्चे की एज से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर बच्चा वैसे तो 8 साल का हो चुका है, लेकिन जब वो तीसरी क्लास में आया और तीसरी क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक यहाँ पर पढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर टोटल ईयर रखी गई है 3 ईयर। ठीक है, अब देखिए तीसरी क्लास में पढ़ेगा और चौथी क्लास में और 5वीं क्लास में, यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 5 क्लासें उसकी हो जाएंगी यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या होगा, आइडेंटिटी स्टडी। ये स्टडी किस प्रकार की होती है, तो ये स्टडी होती है कि बच्चा इसमें बेसिक से सीखेगा, इसमें कोई दबाव नहीं है बच्चे पर, आप डाल सकते हो कि ये नहीं ये आपको पढ़ना है। बच्चे का एग्जाम होगा और जो भी इसमें वो सीखना चाहे अपने हिसाब से वो सीखेगा। एग्जाम करवाया जाएगा, उसका नॉर्मल एग्जाम होगा, जैसे किस प्रकार का होगा, उसको एग्जाम दिया जाएगा छोटी छोटी
पोएम्स याद करने का, एग्जाम इसी का होगा। उसको छोटी छोटी चीजें लर्न करवाई जाएंगी, जैसे पोएम्स हुई और भी बहुत सारे वर्ड हुए याद करने के लिए। इस प्रकार से उसको नॉर्मल लर्निंग दी जाएगी, ठीक है, और उसी का एग्जाम होगा। और दूसरा हमारा इसमें पॉइंट क्या रहेगा कि लैंग्वेज। जब बच्चा 3rd क्लास में आएगा तो उसको मातृभाषा सिखाई जाएगी, यानी जो हमारी मातृभाषा होगी वो सिखाई जाएगी। और नेशनल भाषा यानी उसमें वो राष्ट्रभाषा अपनी क्लास में, जो यानी जिस क्लास में वो होगा तो वो मातृभाषा के अनुसार भी पढ़ सकता है। नेशनल यानी राष्ट्रभाषा जो हमारी होगी उसके हिसाब से जो जो हमारी राष्ट्रीय भाषाएं होंगी उसमें से जो भी भाषा वो सिलेक्ट करना चाहे उस भाषा में अपनी क्लास को प्रारंभ कर सकता है, ठीक है, मातृभाषा में कर सकता है। और अन्य जो नेशनल भाषाएं हैं उसमें से भी कोई सी लैंग्वेज चूज कर सकता है। ये छूट थी इस स्टेज में। तो इसमें नोट कीजिए, क्या नोट करोगे कि लैंग्वेज। तो देखिए लैंग्वेज इसमें क्या, मदरलैंड यानी मातृभाषा, दूसरी है नेशनल लैंग्वेज। कौन सी है, नेशनल लैंग्वेज। तो देखिए या तो वो अपनी मातृभाषा होगी या तो नेशनल यानी राष्ट्रभाषा में जितनी हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं उसमें से कोई एक भाषा चूज कर सकता है। ये थी सेकेंड स्टेज। कौन कौन सी, प्रेपरेटरी स्टेज। इसमें बच्चा कितने साल तक रहेगा, 3 साल तक रहेगा, यानी सेकेंड कंप्लीट होने के बाद 3rd, 4th और 5th तक। और इसमें 5th तक बच्चा जब आएगा तो उसमें उसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा इसमें कौन सा स्टेज आएगा, 3 ईयर, यानी इसमें भी 3 साल तक बच्चा रहा और 3 साल के बाद फिर तीसरी स्टेज में बच्चा 3 साल तक ही रहेगा, ठीक है। यानी अब बच्चा किसमें आ चुका है, 5th क्लास में आ चुका है। जब छात्र 5th क्लास में आ चुका है और 3 साल तक अगली क्लासों में रहेगा, यानी 8 क्लास तक अब अगली स्टेज जाएगी। तो अगली स्टेज कौन सी है, मिडिल स्टेज। कौन सी है, मिडिल स्टेज। तो इसमें देखिए इस स्टेज में क्या क्या रूल फॉलो होंगे। अगली हमारी कौन सी है, ये स्टेज। तो देखिए ये स्टेज है मिडिल स्टेज, ठीक है, मिडिल स्टेज। अब देखिए इसमें टोटल कितने साल तक बच्चा रहेगा, तो आपने यहाँ पर साफ साफ देखा है कितने, 3 ईयर यानी 3 साल तक बच्चा रहेगा इस स्टेज में, यानी मिडिल स्टेज में। अब देखिए जब मिडिल स्टेज में बच्चा रहेगा तो इसमें क्या होगा, इंडियन लैंग्वेज यानी जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें से कोई भी भाषा बच्चा चूज कर सकता है। सिर्फ भारतीय भाषाओं में से ही, अदर कंट्री की कोई भी भाषा चूज नहीं कर सकता है। अभी अदर कंट्री की नहीं चूज कर सकता है। जब और थोड़ा स्टूडेंट अगली स्टेप में जाएगा तो अदर कंट्री की लैंग्वेज चूज करने का उसको अधिकार मिल जाएगा। तो अभी तो हम लोग 3rd स्टेप पर पहुंचे हैं। 3 साल तक बच्चा मिडिल स्टेज में रहेगा। टोटल कितने साल होंगे उसके पास, 3 साल यानी 3 इयर्स। अब देखिए इसमें क्लास कौन सी होगी उसकी, 5th क्लास तक वो कंप्लीट कर चुका था इस स्टेज में। अब देखिए 5th से लेकर कितनी क्लास तक, 8 क्लास तक। तो यहाँ डालिए 6 से लेकर 8 क्लास तक, यानी अब वो 6 कंप्लीट करेगा, 7 और 8, यानी जब 8 क्लास में बच्चा आएगा तो वो मिडिल स्टेज को कंप्लीट कर चुका होगा। तो अब देखिए इसमें उसके लिए क्या क्या कोर्स होंगे, क्या क्या उसका सिलेबस रखा गया है। तो पहला तो है इसमें कंप्यूटर कोड, यानी जो बेसिक कंप्यूटर क्लासेस होती हैं बच्चे को देना प्रारंभ कर दी जाएगी। यानी कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अन्य पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में जो नॉर्मल जानकारी होती है बच्चे को प्रारंभ करवा दी जाएगी। तो पहले तो आप लोग ये बताइए कि जो पहले शिक्षा नीति 10+2 लागू थी वो बेहतर थी या जो अब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई ये बेहतर है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कंप्यूटर बेसिक से सिखाया जाएगा, यानी बेसिक जितना होगा वो बच्चे को उसकी जानकारी दी जाएगी।
दूसरी स्टेज में इसे वोकेशनल कोर्स, आपने सुना होगा वोकेशनल कोर्स यानी जो टेक्निकल काम होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे जिसमें सिलाई होता है, सिलाई माली और भी जैसे बढ़ई का काम होता है, कारपेंटर का, अदर काम होते हैं, ये टेक्निकल काम में जाते हैं। तो इन कामों को क्या कहते हैं, वोकेशनल वर्क। तो जब बच्चा 6th क्लास में जाएगा तो उसको ये निर्णय लेने का अधिकार हो जाएगा, तो बच्चा ये चूज कर सकता है कि हमें वोकेशनल कोर्स लेना है यानी ये सिलेबस रखना है, या मैथ्स लेनी है, या साइंस लेना है, या आर्ट्स लेना है। तो बच्चे को यहाँ पर अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो भी सब्जेक्ट होंगे वो चूज करने का अधिकार मिल जाएगा। तो पहले इसमें नोट करेंगे हम लोग 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक इस स्टेज में कंप्लीट हो जाएगी बच्चे की। तो देखिए इसमें क्या क्या रहेगा, कंप्यूटर बेसिक, क्या हो जाएगा, कंप्यूटर बेसिक इसमें सिखाया जाएगा। दूसरा क्या है इसमें हमारा, दूसरा है इसमें हमारा वोकेशनल वर्क, क्या है, वोकेशनल वर्क। इसमें वोकेशनल वर्क में आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, वोकेशनल वर्क जैसे टेक्निकल काम होता है इसमें, ठीक है। टेक्निकल काम में क्या होता है, जैसे सिलाई का काम हो गया, सिलाई का काम हो गया, माली का काम हो गया, और जैसे बढ़ई यानी कारपेंटर का काम हो गया। इस प्रकार से अन्य काम भी किसमें आते हैं, वोकेशनल वर्क में आते हैं, ठीक है। तीसरा है इसमें बच्चे को मैथ्स, नॉर्मल मैथ्स सिखाया जाएगा, मैथ्स, और क्या क्या सिखाया जाएगा, साइंस, साइंस, और क्या है इसमें, साइंस के बाद आर्ट्स, ठीक है। तो इतने सारे सब्जेक्ट होंगे जब बच्चा 6th क्लास में पहुंचेगा, ठीक है। कौन कौन से होंगे, कंप्यूटर बेसिक और वोकेशनल वर्क और मैथ्स, साइंस और आर्ट्स। अब देखिए वोकेशनल वर्क में फायदा क्या होगा स्टूडेंट को, ये आज के समय में बहुत अच्छी बात है कि जो गवर्नमेंट है उसने हमारे लिए ये नियम लागू कर दिया है। पहले देखिए क्या होता था, पहले होता था कि जो भी स्टूडेंट होता था वो क्या करता था कि जो हमारा हाई स्कूल होता था, अगर किसी को साइंस पढ़ना है तो वो उसमें आर्ट्स यानी जो आर्ट साइड के सब्जेक्ट होते थे उनको नहीं रख सकता था। जैसे किसी बच्चे को पढ़ने में रुचि है पॉलिटी यानी नागरिक शास्त्र की यानी सोशल साइंस की, इस तरह के सब्जेक्टों को उसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, लेकिन वो किस प्रकार का सब्जेक्ट लिए हुए है, मैथ्स, यानी अब उसके पास है मैथ्स लेकिन पढ़ने में इंटरेस्ट किस चीज में है, उसको सोशल साइंस में है, तो वो क्या करता, अब वो उस सब्जेक्ट को नहीं ले सकता। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है उसमें क्या रखा गया है कि अगर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर ला रहे हैं, आपके पास मैथ्स है और आपको क्या पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, तो अब आप उसमें से सोशल साइंस भी ले सकते हैं। अगर आपको हिंदी में इंटरेस्ट है पढ़ने में तो आप हिंदी भी ले सकते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा नियम बनाया है सरकार ने कि इस प्रकार से जिसमें बच्चा इंटरेस्ट लेगा उसको अगर वो अपने सब्जेक्ट में रखेगा तो वो शायद है कि उसमें अच्छा रैंक हासिल कर पाएगा, क्योंकि अगर जिस काम में हमें अगर पढ़ने में सुटेबल होता है यानी जिस काम में हमें इंटरेस्ट होता है उस काम में यानी उस क्षेत्र में हम अपना अच्छा रोल अदा करते हैं। तो अगर हमें पॉलिटी पढ़ने में अच्छा लगता है तो शायद हम पॉलिटी में कुछ अच्छा कर सकते हैं, हिंदी पढ़ने में अच्छी लगती है तो शायद हम हिंदी में आगे कवि बन जाए, पोइट बन जाए, रचनाकार बन जाए, अच्छी अच्छी रचनाएं करने लगे। तो ये होता है, तो ये गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत अच्छा रूल किया है कि ये नियम लागू कर दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं तो उन्हें क्या होता है वोकेशनल वर्क में, उनको जो वोकेशनल वर्क दिया जाएगा उसमें क्या होता है किसी भी लड़की को अगर सिलाई करना पसंद है तो वो सब्जेक्ट भी चुन सकती है, किसी लड़के को अगर कारपेंटर का वर्क पसंद है तो वो कारपेंटर का भी वर्क कर सकता है। इसलिए जो इसमें वोकेशनल कोर्स रखा गया है सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही बात है कि जो सरकार ने हमारे इस
स्टेज में जो वोकेशनल कोर्स रखा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जो भी स्टूडेंट अगर अच्छे से पढ़ना चाहे तो वो अपनी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट चूज करके अपनी लाइफ को आगे सेटल कर सकता है। ठीक है, तो ये थी तीसरी स्टेज यानी मिडिल स्टेज, ये हो गई कंप्लीट। अब देखिए इसमें अगली आएगी, अगली कौन सी आएगी, फोर्थ स्टेज यानी 4 साल तक बच्चा जब 8 क्लास कंप्लीट कर चुका है, अब किस क्लास में जाएगा, 9th क्लास में जाएगा। 8 उसकी कंप्लीट हो चुकी है, अब 9th क्लास में जाएगा। कितने साल तक इस स्टेज में बच्चा रहेगा, तो 9th से लेकर हाई स्कूल और फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, चौथी स्टेज में क्या है, 4 साल तक बच्चा रहेगा। तो इसमें स्टूडेंट कितने साल तक रहेगा, 4 साल तक रहेगा। और ये कौन सी स्टेज होगी, तो ये होगी सेकेंडरी स्टेज। कौन सी होगी, सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज, इस स्टेज में जो स्टूडेंट होगा कितने साल तक रहेगा, 4 साल तक इसमें रहेगा। अब देखिए इसमें कितने प्रकार से नियम लागू होंगे। पहला तो इसमें ये अच्छा नियम हो गया कि नो स्ट्रीम। नो स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, इसका यही मतलब होता है कि जो भी बच्चा है वो अपनी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट चूज कर सकता है। पहले देखिए जब 9th में जाते थे एडमिशन होता था तो उसमें टीचर क्या बोलते थे कि आप आर्ट साइड से पढ़ोगे या साइंस साइड से पढ़ोगे। आर्ट साइड में क्या होता था, हिंदी सब्जेक्ट होता था, ज्योग्राफी होता था, इस प्रकार से सब्जेक्ट होते थे उसमें। और जो साइंस साइड का बच्चा होता था वो उसमें मैथ्स होती थी, साइंस होता था और भी अन्य सब्जेक्ट होते थे जैसे बायो होता था। तो इस प्रकार के सब्जेक्ट होते थे। नो स्ट्रीम इस स्टेज में गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, तो इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, नो स्ट्रीम। पहला पॉइंट क्या है, नो स्ट्रीम, यानी इसमें गवर्नमेंट का कोई दबाव नहीं है कि ये सब्जेक्ट हम लेंगे या ये नहीं लेंगे। इसमें भी आप अपनी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें कौन सी क्लास से हम रहेंगे, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक इस स्टेज में हमें कंप्लीट करनी है। फोर्थ स्टेज में हम लोग 9th से लेकर 12th कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक अच्छी बात क्या है, इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम कर दिए गए हैं। किसमें कर दिए गए हैं, जो फोर्थ स्टेज होगी यानी जब हम 9th क्लास में पहुंचेंगे तो 9th क्लास से हमारे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। कब होंगे, सेमेस्टर वाइज होंगे। अब देखिए इसमें सेमेस्टर वाइज क्या होता है सॉरी, इसमें सेमेस्टर वाइज ये होता है कि बच्चा पहले जब 9th क्लास में एडमिशन लेगा तो 6 मंथ के बाद यानी 6 मंथ के बाद उसका एक एग्जाम होगा, फिर 6 मंथ के बाद उसका एक एग्जाम होगा। यानी कह सकते हैं कि एक साल में 2 बार एग्जाम होंगे। यानी 9th में पहले 2 बार होंगे, जब हम 10th में जाएंगे तो 10th में भी 2 बार होंगे, और उसी प्रकार 11th में 2 बार होंगे, 12th में भी 2 बार होंगे। यानी कह सकते हैं 4 साल में 8 बार एग्जाम होंगे। कितने बार होंगे, 4 साल में 8 बार एग्जाम होंगे। अब देखिए 8 बार एग्जाम होने में फायदा क्या है बच्चों को। पहले देखिए स्टूडेंट क्या करते थे कि जब 9th यानी अंतिम साल में, जब जैसे 9th क्लास में हैं पढ़ रहे हैं और जब जान लेते थे कि हमारा फाइनली एग्जाम आ रहा है, फाइनली एग्जाम वही होता था फरवरी या मार्च में। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम होता था। तो बच्चा क्या करता था कि जैसे ही एग्जाम नजदीक आने वाले हैं तो 1 मंथ पहले ही बच्चे ने प्रैक्टिस शुरू कर दी और रिवाइजिंग करने के बाद वो थोड़ा सा अच्छा स्कोर ला सकता था। तो उस प्रकार से वो रिवाइज करता था और परीक्षा देता था। लेकिन अब ऐसा इसमें स्टूडेंट को एक फायदा रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। क्या रहेगा कि बच्चे को 6 महीने बाद एग्जाम देना है। बच्चा 9th क्लास में पहुंचा स्टूडेंट और उसको 6 महीने ही मिलेंगे,
क्या कहा जाएगा कि 6 महीने के बाद आपका एक एग्जाम होगा। जब आप उस एग्जाम को कंप्लीट कर लोगे तभी आप अगली क्लास में पहुंचोगे, यानी तभी आप उस क्लास में आगे पढ़ सकते हो। अगर 6 महीने बाद आपका एग्जाम हुआ, अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया तो आप 9th क्लास में नहीं रखे जाओगे। ये एक बहुत अच्छा नियम लागू हुआ है। इससे देखिए क्या होगा, बच्चे पर थोड़ा प्रेशर रहेगा कि अगर हमने अच्छे से एग्जाम नहीं दिया, हम पास नहीं हुए तो 9th क्लास से निकाल दिए जाएंगे। तो इससे बच्चा जब एडमिशन लेने ही जाएगा, यानी 9th क्लास में एडमिशन लेगा, तभी से वो अपनी पढ़ाई अच्छे से प्रारंभ कर देगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि 6 महीने के बाद हमारा एग्जाम है। तो ये एक प्रॉफिट हुआ कि बच्चा प्रारंभ से ही पढ़ना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही एडमिशन लेगा पढ़ना प्रारंभ कर देगा। 6 महीने के बाद उसका एक एग्जाम होगा। जब वो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा फिर वो दूसरे एग्जाम की तैयारी करेगा कि अब हमें फाइनली एग्जाम देना है 9th क्लास का। तो फाइनली के लिए भी वो तुरंत से ही अपनी प्रैक्टिस प्रारंभ कर देगा और फाइनली में भी अच्छे स्कोर लाएगा। इससे स्टूडेंट को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि जो बच्चा होता है जैसे प्रारंभ में गया, उसने पढ़ाई नहीं की, किसी ने पूछ दिया कि बेटा ऐसे ऐसे ये क्या होता है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा क्योंकि उसने उस चीज का रिवीजन ही नहीं किया है। तो ये किस स्टेज में दिया गया है? 4th स्टेज में दिया गया। 4th स्टेज 4 साल की रखी गई है, जिसमें बच्चे की 9th से लेकर 12th तक, यानी जो स्टूडेंट है उसने 9th क्लास में लिया है एडमिशन और 12th उसकी कंप्लीट हो जाएगी 4th स्टेज में। तो हम आ गए हैं यहाँ पर कि 10+2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हमें आगे और भी पढ़ना है। किसके बारे में? ग्रेजुएशन के बारे में। देखिए पहले तो हमने इतना जान लिया कि इसमें जो परीक्षा होगी किस प्रकार से होगी, कितनी साल में बच्चा किस स्टेज में जाएगा और कौन कौन से उसके सिलेबस होंगे, उसका एग्जाम कब से कब प्रारंभ करवाया जाएगा और किस क्लास से, यानी कितनी एज से बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर देगा। आज की तो यहाँ बात हुई 10+2 तक ही। कल हम लोग इसमें अगली क्लास में ये जानेंगे कि ग्रेजुएशन से और हमारा पीएचडी तक इसमें किस प्रकार से चेंजमेंट किया गया है एनईपी में। क्योंकि देखिए छोटी क्लास अगर कर देते तो आपको अच्छे से शायद समझ में नहीं आता। हमारा समझने का मेन मुद्दा यहाँ पर था कि हमें 5+3+3+4, बहुत से लोगों को आज भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो ये नया नियम लागू किया गया है 5+3+3+4, इसका मतलब क्या है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इसका जो अर्थ होता है, इसका मीन्स होता है, अच्छे से सभी को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। फिर हम लोग अगली क्लास में जब यहाँ पर मिलेंगे तो अगली क्लास में हम लोग बीए यानी ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव हुए हैं उसको हम लोग अच्छे से डिफाइन करके पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए।